Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. अब हम न्यूज़ को कवर करेंगे सेलेक्टिव पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं न्यूज़ के। पहले अभी आरबीआई है, उसने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए हैं और मेन जो चेंज है वो रेपो रेट का है। तुम लोगों को याद होगा अभी 2-1 महीने पहले रेपो रेट में चेंज किया था, ये दूसरी बार चेंज हुआ है, ठीक है। पहले 6.5 से कितना कर दिए थे, 6.25, ठीक है। 25 बेस पॉइंट हटा के कितना हो गया था 6.25। अब इसमें दोबारा से 25 बेस पॉइंट हटा के कितना कर दिए 6.0, ठीक है। रेपो रेट पता है ना, रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को पैसे देती है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है जिससे आरबीआई लेती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों होती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए। लिक्विडिटी मतलब इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन मार्केट में ज्यादा है, इस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए रेपो रेट जितने रेट्स हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, ओएमओस जितने हैं उनको आरबीआई करती है। रेपो रेट जितने रेट्स हो गए उनको बैलेंस करके, ठीक है। तो रेपो रेट उनमें से एक है, और रेपो रेट में क्या करते हैं, आरबीआई बैंक्स को पैसा देती है। तो अभी उसको कम कर दिया है। बढ़ाते कब है, बढ़ाते तब है जब लिक्विडिटी कम करनी हो, ठीक है। लिक्विडिटी जब बढ़ानी हो तो फिर पॉइंट को, जो रेपो रेट होता है उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है, और रेपो रेट को बढ़ा देते हैं कब, जब लिक्विडिटी कम करनी हो। इसको बोलते हैं, जब बढ़ा दी जाती है रेपो रेट उसको बोलते हैं टाइट मनी पॉलिसी, ठीक है। और जब घटा दी जाती है तो फिर उसे बोलते हैं लूज मनी पॉलिसी, ठीक है। ये सब इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। तो बोल रहा है कि भाई उसको घटा दिए हैं और वही सारी बातें हो रही। देखो कोविड के टाइम पे क्या था, लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे थे, पैसा नहीं था, तो आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट कम कर दी। कितने पे ले आए थे ये लोग, 4% पे, ठीक है। ताकि बैंक को हम कम पैसे में, कम रेट पे पैसा देंगे तो बैंक भी अपना जो रेट रखेगी तुमको पैसा देने का वो कम होगा, क्योंकि एवरी रेट इज कनेक्टेड टू ईच अदर एट अनटिल और अनलेस कि बहुत ज़्यादा एकदम मेजर कोई चेंज ना आने वाला हो। तो वैसे तो पर्टिकुलर बैंक्स को फ्रीडम है कि वो अपना एक सर्टेन रेट, बेस रेट जो है उसको सेट कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन पैसा अल्टीमेटली मिल कहाँ से रहा है तुमको, एट लास्ट दे कौन रहा है, आरबीआई। तो आरबीआई अगर अपने रेट को ऊपर नीचे करेगी उस पे ही बैंक अपने रेट को ऊपर नीचे सेट करते हैं, ठीक है। तो बैंक से फिर लोगों ने पैसा लिया और लोगों ने पैसा लेके फिर इन्वेस्टमेंट किया, उससे फिर जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो ये सब वही टाइट मनी और लूज मनी पॉलिसी के ही पार्ट हैं। फिलहाल अभी इतना याद रखना है कि रेपो रेट घट के कितना हो गया 6%। आगे बढ़ो, आगे बोल रहा है रजोर पे ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, भीम सर्विस लिमिटेड, ओवरऑल क्या बना NBSL, उसके साथ और एक्सिस बैंक के साथ में अभी किसको लॉन्च किया है, टर्बो यूपीआई प्लग इन ऑन भीम वेगा प्लेटफॉर्म। अब इसका रीजन क्या है कि बहुत सारे तुम कभी कभी देखोगे कि क्या होता है, जैसे तुम कोई भी पेमेंट वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो फिक्शन आ जाता है। फिक्शन का मतलब बहुत सारी चीज़ें, कभी पेमेंट फेल हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह डल गई, ये सारी चीज़ें। तो उनको सेटल करने के लिए पेमेंट फ्लेक्सिबल रहे, ठीक है, कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, थर्ड पार्टी ऐप वगैरह का उसमें कोई रोल प्ले ना हो, इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए और बेटर पेमेंट मेथड को बनाने के लिए ये साइन किया गया है। तुमसे बस इतना पूछा जाएगा कि NBSL और एक्सिस बैंक के साथ में टर्बो यूपीआई प्लग इन ऑन पूछ लेगा, या तो कि किस पर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किए हैं, या फिर ये पूछ लेगा कि किसने लॉन्च किया है इन लोगों के साथ में भीम वेगा प्लेटफॉर्म पर क्या टर्बो यूपीआई प्लग इन, ठीक है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगले न्यूज में यह है कि उड़ीसा ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है उसके साथ में
13 MOU साइन किए हैं, और इन 13 MOU को साइन करने का सीधा सीधा जो वहाँ के गवर्नमेंट है उसने बताया कि हम भाई 96,000 जॉब्स क्रिएट करने की बात करेंगे, ठीक है, 96,000 जॉब इससे क्रिएट होंगी। ये 13 MOU जो हैं, 13 MOU हैं, उनका डिवीज़न भी सेटल किया गया कि कौन कौन किस किस पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो है इनमें से सबसे ज़्यादा वो इंडियन कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, उसमें बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने का हम कर रहे हैं, 58,042 करोड़ का, ठीक है, और इसमें एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं जॉब्स वगैरह, 24,000, ठीक है। उसके बाद में उड़ीसा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि इससे जो हम MOU साइन कर रहे हैं पूरे के पूरे MOU जो हैं वो डेवलपमेंट की ओर फोकस्ड हैं, इनका ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आगे वर्ल्ड होम्योपैथी डे है 10 अप्रैल को, ठीक है। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे किसके बर्थ एनिवर्सरी पे पड़ा है, वो पड़ा है क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेमन के, क्योंकि इन्होंने होम्योपैथी फाउंड की थी, तो इनको फाउंडर ऑफ होम्योपैथी बोलते हैं, इसीलिए इनके बर्थ डेट को हम होम्योपैथी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इनका बर्थ जो हुआ था वो 10 अप्रैल 1755 में हुआ था, कहाँ, पेरिस में, और ये थे कौन, ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, ठीक है। 2 जुलाई 1843 को एक्सपायर हो गए, ठीक है। उसके बाद में तुम लोगों को पता होगा कि हैकाथॉन चला था इंडिया का, अपन बात भी किए थे, कवर भी किए थे इसको करंट अफेयर में। इस हैकाथॉन में ये था कि अगर तुम रियल लाइफ चैलेंजेस को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो तो तुम लोग अप्लाई करो, उसमें आओ, सॉल्यूशन दो, जिसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा और रियल लाइफ चैलेंज से रिलेटेड होगा, जो आए दिन हम देखते रहते हैं, उनमें से कोई एक प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर रहे होगे अपने सॉल्यूशन के थ्रू, तो फिर तुमको प्राइज मनी दिया जाएगा। और इस बार जो लोग लिस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनका भी हमने कवर किया है। अब सबसे पहले ये देख लो कि क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि एप्लीकेंट कितने थे, तो 1500 लगभग एप्लीकेंट नेशन वाइड इसमें रहे, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट प्लेस जिनको आया है वो है वेंकट साकेत। इनको किस चीज़ के लिए मिला है, इनको मिला है कि AI रेगुलेटरी कंप्लायंस जितनी होती हैं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जितना भी फ्रॉड वगैरह होता है उसको इन्होंने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग को सॉल्यूशन अगर दे रहे हो तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो इनने AI रेगुलेटरी कंप्लायंस जितनी है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोवाइड कराया, जिसके लिए इनको फर्स्ट प्राइज मिला है। सेकंड प्राइज किनको मिला है, श्रेयस अत्रे को मिला है सेम यूज केस के लिए, ठीक है। थर्ड प्लेस बिस्मी बेगम को मिला है AI ड्रिवन रिस्क असेसमेंट और क्रेडिट स्कोरिंग। अब ये क्या होता है, तुम फोन यूज कर रहे होते हो और तुम एक प्रोडक्ट वगैरह देखते हो, ठीक है, और तुम्हारी कुछ सर्टेन प्रायोरिटीज बोल लो या कंपनीज बोल लो कि तुम उन पे ही रहोगे। फॉर एग्जांपल तुमको एडिडास अच्छा लगता है तो तुम एडिडास के शूज़ वगैरह देख रहे हो, एडिडास का कुछ और देख रहे हो, तो इन चीज़ों से क्या होता है, एक एल्गोरिथम मिल जाता है AI को, और उस एल्गोरिथम के बेस पर वो तुम्हारी चॉइस को क्या करती है, नंबरिंग करती है, और फिर उसी तरह के आइटम तुमको प्रोवाइड करती रहती है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए इनको बिस्मी बेगम को थर्ड प्राइज मिला है, ठीक है। आगे आओ, आगे बोल रहा है कि भाई अब और 26 राफेल हम लाएंगे, जिनमें से 22 राफेल कैसे होंगे, सिंगल सीटर होंगे, और 4 कैसे होंगे, डबल सीटर होंगे। और ये 26 के 26 राफेल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 63,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसमें अभी फिलहाल इतना ही याद रखो, एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 2030-31 तक ये हमको मिल जाएंगे, ठीक है। INS विक्रांत है, उसको नेवल पे सेट करके नेवल जो अपना सिस्टम है डिफेंस सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब करें भी क्यों ना, अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है, तुम लोगों ने देखा होगा कि USA ने इंडियन ओशियन में उसका जो एक आइलैंड है वहाँ पर उसने अपनी आर्मी डिप्लॉयड कर दी है, और बहुत सारे बॉम्बिंग वगैरह के उसने अपने एयरक्राफ्ट वगैरह वहाँ पर अभी सेटल किए हैं, क्योंकि 31 मई को लास्ट उसका ईरान के साथ सेटलमेंट डे है कि अगर उस पर एग्री नहीं किया तो फिर भाई US में ट्रंप आ चुके हैं तो वो अपने तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो हर तरीके से स्ट्रॉन्ग हर देश अगर हो रहा है तो हम क्यों ना हो।
ठीक है। और राफेल पता ही होगा, फ्रांस के साथ में ही हम डील किए हैं, पहले भी फ्रांस ही दिया था, अभी फ्रांस ही दे रहा है राफेल। तो राफेल जब भी आए तो कहाँ से ले रहे हैं? फ्रांस से, ठीक है। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट, एक सब स्कीम है किसकी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, ठीक है। उसका आउटले तैयार किया है 1600 करोड़ का। और ये स्कीम वर्क कहाँ से कहाँ तक करेगी? रन करेगी 25 से 26। ऑब्जेक्टिव वही है कि मॉडर्नाइज करना है वाटर मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें, कंट्रोल वाटर मैनेजमेंट करना है, अपनी पूरी टेक्नोलॉजी वगैरह को इंट्रोड्यूस करना है, नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करनी है। अगर वहाँ से कुछ नया AI सॉल्यूशन वगैरह उसमें हेल्प कर सकता है तो उसको भी यूज़ किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों से करना क्या है? अगर ये सब स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इरिगेशन मेथड को भी सपोर्ट ही नहीं करेगी, उसके लिए ही है, ठीक है। तो कभी भी अगर सब स्कीम आए तो सब स्कीम हमेशा मेन स्कीम का ही ऑब्जेक्टिव प्रूफ कर रही होती है या उसी ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। और वहां से प्रोजेक्ट एम टू इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी एट फार्म लेवल, ठीक है। तो वही इरिगेशन वगैरह का पूरा रहेगा। इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफर, मैंने बताया ना कि जो मेन स्कीम है, अगर कोई सब स्कीम है तो वो भी मेन स्कीम के ही ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रही होती है इन सब पार्ट्स, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें आए और ऑब्जेक्टिव वगैरह इन स्टेटमेंट अगर कुछ आ जाए पूछने के लिए, तो सीधे मेन जो स्कीम है उसका ही ऑब्जेक्टिव कहीं भी अगर दिख रहा है, प्रूफ ऑफ बर्डन लेके चल रहा है, तो उसी को टिक करो। अगला देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल ऑर्गेनाइज 7th पोषण पखवाड़ा फ्रॉम 8 अप्रैल टू 22 अप्रैल 2025। और ये कितने दिन का है? 15 दिन का प्रोग्राम है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बोलना है फर्स्ट 1000 डेज कैसे रहेंगे ऑफ लाइफ, पूरे के पूरे एम्फेसाइज कर दिए। देखो, हमेशा जब भी इंडिया में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली बात होगी, क्योंकि एशिया में मोस्टली कंट्रीज जो हैं वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन की कमी होती है बच्चों में, ओबेसिटी भी देखी जाती है पैदा होने के बाद से ही। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एशिया में मोस्टली कंट्रीज़ में तुमको देखने को मिलेगी। अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो एशिया के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पोषण अभियान वगैरह ये सारी स्कीमें लाता है तो उसका मेन फोकस एरिया यही सारी चीज़ होती है। तो आफ्टर बर्थ जो 1000 डेज होंगे ऑफ लाइफ, उन पर फोकस किया जाएगा और वो ऐसे रहें कि कैसे हो, न्यूट्रिशन मिले तुमको, ठीक है। ओबेसिटी रिड्यूस करने की बात होगी, माल न्यूट्रिशन की कमी को दूर करने की बात होगी, फिर न्यूट्रिशियस फूड जो हम बात कर लिए, और उसके बाद में जो मेन चीज़ है वो ट्रीटमेंट है कि बहुत सारी जगह पर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हो पाते तो उनके क्योरिंग की बात है, ठीक है। तो मेन ये कैंपेनिंग चलेगा 15 दिन का, उसका फोकस एरिया 4 हैं और वो 4 इसी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। न्यूट्रिशियस केयर हो गया, फिर पोषण ट्रैकिंग बेनिफिशरीज हो गए कि उनको ट्रैक करेंगे कि किन किन को मिलना चाहिए और उसको प्रोवाइड करेंगे। फिर चाइल्डहुड ओबेसिटी, इसको भी हमने बात की, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। इनॉग्रल किसने किया है? यूनियन स्टेट मिनिस्टर सावित्री ठाकुर ने। आगे कैबिनेट ने इकोनॉमिक अफेयर जो है, ऑन इकोनॉमिक अफेयर, उसने क्या किया? 6 लेन एक्सेस कंट्रोल जिकारपुर बाईपास के लिए कितना कॉस्ट है? 1878.31 करोड़ रुपए। ये पूरा का पूरा आउटले कर दिए हैं भाई कि इतना पैसा जो है वो अलाउ है, ले जाओ, ठीक है। अब रीजन क्या है इसका? रीजन है प्रधानमंत्री जी ने गतिशक्ति योजना निकाली। गतिशक्ति योजना का मेन मोटिव क्या है कि इस तरह के रोड्स क्रिएट हो जाएं, इस तरह की कनेक्टिविटी हो जाए ताकि डिस्टेंस कम से कम टाइम में पूरी हो, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गतिशक्ति। उस गतिशक्ति के अंदर पूरा का पूरा रोड, जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बन रहा है या रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो हमेशा किसके अंदर रहेगा? प्रधानमंत्री गतिशक्ति के अंडर रहेगा। अब जो भी तुमको एलोकेशन हुआ है मनी का, वो मनी कितना है? 1878.31 करोड़, ठीक है। और नेशनल हाईवे 7 रहेगा,
उसके बाद में एट द जंक्शन विद नेशनल हाईवे 5। ठीक है, तो इस पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें 2 नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा इट मे पॉसिबल कि अगर कोई ऐसे हरियाणा PCS या हरियाणा SSSC वगैरह का फॉर्म दे रहा है तो उनमें पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन से 2 हाईवे इंपॉर्टेंट हैं, तो हाईवे नेशनल हाईवे 5 और नेशनल हाईवे 7 फॉर द कनेक्टिविटी। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा, फ्यूचर बेनिफिट ये है कि कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, आसानी से जा सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 19.2 किलोमीटर का। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने क्या किया है, फर्स्ट एवर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स निकाली है 22-23 के बेस पे। ठीक है, फाइनेंशियल 22-23 के बेस पे। तो टॉप कौन किया है भाई, गुजरात और तेलंगाना। ठीक है, और लोएस्ट में कौन है, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। टॉप परफॉर्मर मतलब RCB टाइप दिल जीत रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, उसको ज़्यादा डीप में इमोशन वगैरह की तरह मत ले जाना। तो टॉप परफॉर्मर कौन है, स्टेट महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी को तुमने देखा होगा वाटर मैनेजमेंट वगैरह में भी टॉप परफॉर्मर, सफाई वगैरह में भी टॉप परफॉर्मर। तो यूपी सम एंड हाउ लाइक आई गेव यू एग्जाम्पल, वैसा ही हो गया है। अब जो ग्राम पंचायत हैं उनको पॉइंट वगैरह भी मिले हैं और उसके बेस पर डिसाइड किया है कि भाई फ्रंट रनर कौन है, परफॉर्मर कौन है, एस्पिरेंट कौन है और बिगिनर कौन है। ठीक है, नो पंचायत अचीव्ड हाईएस्ट लाइक अचीवर। तो अचीवर में कोई नहीं है, फ्रंट रनर है, परफॉर्मर है, एस्पिरेंट है और बिगिनर्स हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। आज के इस करंट अफेयर के सेशन को हम इन्हीं न्यूज़ के साथ में खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी फॉर सच करंट अफेयर सेशंस। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।